as I already discussed when we took object-oriented programming systems, I told you any language or any programming paradigm which supports encapsulation, abstraction, polymorphism, and inheritance, then that programming paradigm or that language can be called as object-oriented programming language or paradigm, respectively. So we have till now we have been able to create classes, create objects that demonstrates the concept of encapsulation and abstraction. Now we are here to discuss the third important concept of object oriented programming, that is polymorphism. First of all, as the name suggests, polymorphism it is actually the combination of two words, poly and morphism. Poly means many and morphism means forms. That is when a particular thing or a particular object has multiple forms, then we can name that phenomena as polymorphism. That is, it is the ability of a message to be displayed in more than one forms. This can be the another way of defining them. Similarly, there can be multiple definitions, but the main concept is that when a particular thing has got multiple forms, then we can say that it is polymorphism. A realistic sense में, for example, अगर you can read this example, that is a man at the same time is a father as well as husband and an employee. इसका मतलब एक ही आदमी या एक ही human being के multiple forms हो सकते हैं. So it is a real concept. Now this real concept is being implemented, is being mimicked in programming language. तो जिस तरह फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड में भी इसको इस एग्जांपल को पॉलीमॉर्फिज्म ही कहेंगे. दैट इज दिस मैन हैज गॉट मल्टीपल फॉर्म्स, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. इसी तरह अब प्रोग्रामिंग में क्या होगा, प्रोग्रामिंग में फॉर एग्जांपल अगर ये रियलिस्टिक सेंस को हम थोड़ा सा कंपेयर करें प्रोग्रामिंग के साथ, मैंने यहाँ पे लिखा है मैन इज फादर एज वेल एज हस्बैंड एज वेल एज एम्प्लॉय. अब ये तीन आदमी नहीं है, ये एक ही आदमी है जिसके डिफरेंट रोल्स है, सो या डिफरेंट फॉर्म्स है. तो अब प्रोग्रामिंग में हम फॉर्म्स को कैसे डिफाइन करेंगे, वी कैन डिफाइन देम विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस और ऑपरेशंस दे परफॉर्म. फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है, ये जॉब 1 भी कर रहा है, ये जॉब 2 भी कर रहा है और ये जॉब 3 भी कर रहा है. बट एट टाइम t1 it is doing job 1, at different time t2 it is doing job j2, at time t3 it is doing job j3. तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन आपके पास है जिसके अंदर आपने कोड लिखा है, वो जो कोड है यार वो एक टाइम पे इस तरह का लगता है, दूसरे टाइम पे उस तरह लगता है जिसकी वजह से वो जॉब 2 को सॉल्व करता है, तीसरे किसी टाइम पे वो j3 ऐसा कोड बन जाता है जिसकी वजह से j3 का काम j3 जॉब जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, वो सॉल्व हो जाती है या वो एग्जीक्यूट हो जाती है. इसका मतलब वी कैन से दिस फंक्शन जो एक ही फंक्शन है, इट हैज गॉट मल्टीपल फॉर्म्स. एक फॉर्म में ये जॉब 1 को अकम्प्लिश करती है, दूसरे फॉर्म में ये जॉब 2 को, तीसरे फॉर्म में जॉब 3 को. इसको इस एग्जांपल के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं. फंक्शन को मान लो आप मैन. नो मैन कैन बी अ फादर, हस्बैंड और एन एम्प्लॉय. तो फादर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अपनी टास्क होती है, हस्बैंड के अपने, एंड एम्प्लॉय हैज गॉट इट्स डिफरेंट टास्क एंड प्रॉपर्टीज. तो मैं वहाँ पे हम कहते हैं ये जो दिस कॉन्सेप्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म. इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास एक फंक्शन है, वो एक टाइम पे उसका फंक्शन तो एक ही है, नाम तो फंक्शन का एक ही है, लेकिन एक टाइम पे वो उसका कोड कुछ ऐसा बन जाता है जो जॉब 1 को अकम्प्लिश करता है, दूसरे टाइम पे उसका कोड कुछ दूसरा बन जाता है, मतलब उसका दूसरा फॉर्म बन जाता है कोड का, तो जिसकी वजह से जॉब 2 को वो सॉल्व करता है, तीसरे टाइम पे कुछ और. इसी तरह देयर कैन बी मल्टीपल फॉर्म्स. तो नाउ इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म. तो इसका मतलब फिलहाल इतना समझ आ गया व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन रियल वर्ल्ड एंड हाउ कैन वी रिलेट दिस कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग. सो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस वी कैन रिलेट, क्योंकि फंक्शन जो है वो कुछ काम करता है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग किस्म का काम कर सकता है, एक ही फंक्शन तो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म. सो दिस इज वन वे ऑफ अचीविंग पॉलीमॉर्फिज्म. अनदर वे ऑफ अचीविंग पॉलीमॉर्फिज्म इज यूजिंग ऑपरेटर्स. यूजिंग, क्योंकि ऑपरेटर जो है ये भी काम करता है. फॉर एग्जांपल इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लस ऑपरेटर, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 और यहाँ पे लिखेंगे आप r + s, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आंसर विल बी 3, हियर आंसर विल बी rs. सो एक ही ऑपरेटर एक टाइम पे ये एक आंसर देता है, दैट इज इट एड्स द डिजिट्स और द नंबर्स.
यहाँ पे भी सेम ही ऑपरेशन है, यहाँ पे भी आपने प्लस ही लिखा, लेकिन इस टाइम पे ये क्या कर रहा है, इसके काम करने का तरीका बदल रहा है, इसका फॉर्म बदल रहा है। अब ये क्या कर रहा है, नाउ इट concatenates your characters or the strings. So depending upon what we want to operate, तो ये ऑपरेटर जो है किस चीज पे हम ऑपरेट करना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर चेंजेस, द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर चेंजेस। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ, जिस तरह हमने फंक्शन के बारे में देखा, इसी तरह ऑपरेटर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से, जिसका एक टाइम पे एक देयर कैन बी वन वे ऑफ परफॉर्मिंग द दैट ऑपरेशन, एंड एट अनदर टाइम देयर कैन बी अनदर वे ऑफ परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं T1 ले लूँ, एट टाइम T1 ये दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, एट टाइम T2 this operation is doing concatenation. So एक ही ऑपरेशन मल्टीपल फॉर्म्स, सो दिस इज अगेन पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऑपरेटर के जरिए भी आप पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, देन वी अंडरस्टूड द polymorphism in real world, then we related the base real world concept, that is how polymorphism is implemented in real world, we related that with the programming. तो प्रोग्रामिंग में हमने फिलहाल कंक्लूड किया, with the help of functions and with the help of operators we can perform the concept of polymorphism. Is it clear? Anyone having any question till now? This is the basic concept of polymorphism. और प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग में किस तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं, इधर यूजिंग फंक्शंस और यूजिंग ऑपरेटर्स। हम एक ही फंक्शन या एक ही ऑपरेटर के मल्टीपल फॉर्म्स रख सकते, क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे किए जाएंगे, दैट इज द फर्दर डिस्कशन। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? ओके, तो ये हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ इन C++, this polymorphism is can be implemented using compile time polymorphism or runtime polymorphism. In this third unit that we are going to study in these days, हम सिर्फ फिलहाल पढ़ेंगे compile time polymorphism, because this runtime polymorphism is implemented with the help of inheritance. So for implementing the runtime polymorphism we need to first discuss what is inheritance. तो इसका मतलब polymorphism के बाद हम जब inheritance पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बता सकता हूँ ये runtime polymorphism कैसे किया जाता है, that is done with the help of virtual functions. वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में we will be only discussing how compile time polymorphism can be implemented in C++. Now but first of all you need to understand what this compile time polymorphism means and what this runtime polymorphism means. Before this we concluded that, हमने ये conclude कर दिया कि polymorphism जो है that can be achieved either using functions or using operators. अब इस compile time और run time को समझाने के लिए I will take the example of functions. For example, there is a function, मैंने बताया था at time T1 it is accomplishing the task J1. Similarly at time T2 same function, it is accomplishing job J2. इसका मतलब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ it has got form F1, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ it has got form F2. So same one function multiple forms, polymorphism. Is it clear? अब अगर इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते करते जब आप जब आप कोड लिखते हो सबसे पहले क्या होता है बेटा? क्या मैसेज दिया? क्या मैसेज दिया? ये है ना मैसेज, है ना? क्या है? ओके, देयर वाज सम डिस्टरबेंस। तो मैं कह रहा था कि आपके पास एक फंक्शन है और इसके अब डिफरेंट फॉर्म्स है, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। तो इसको आगे समझने से पहले टेल मी, जब आप कोड लिखते हैं तो आपके पास एक फाइल आ जाती है, क्लियर? फॉर एग्जांपल दैट इज योर फाइल। अब ये फाइल क्या की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कंपाइल्ड एंड देन इट इज एग्जीक्यूटेड। ये तो सबको पता है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। दिस इज योर, हियर यू हैव रिटन द कोड। ये कोड पहले कंपाइल होता है, और कंपाइल कौन करता है? कंपाइलर, एंड देन इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मेन फंक्शन में, अब यहाँ पे आ जाते हैं इस एग्जाम्पल में, हियर यू हैव गॉट योर मेन फंक्शन, वहाँ पे आपने लिखा कॉल टू फंक्शन एफ। ऐसे ही कॉल करेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ मैं, ये मेन फंक्शन है आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है बीच में, यहाँ पे भी, लेकिन कहीं बीच में आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो। जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा? इस फंक्शन पे। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, CPU or the compiler has to decide भाई अब इसका ये वाला फॉर्म
एग्जीक्यूट किया जाएगा कि ये वाला फॉर्म एग्जीक्यूट किया जाएगा? दोनों फॉर्म्स को तो एग्जीक्यूट कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया एट अ पर्टिकुलर टाइम इट ओनली एग्जीक्यूट्स वन फॉर्म. अगर मैं बताऊंगा एट अ पर्टिकुलर टाइम एग्जीक्यूट्स बोथ द फॉर्म्स, देन दैट इज नॉट पॉलीमॉर्फिज्म. वो तो दोनों फॉर्म फिर एक ही बन गया, दैट इज अ सिंगल फॉर्म. इज इट क्लियर? तो पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होगा कि जब आप फंक्शन f को कॉल करेंगे, इन दोनों फॉर्म्स में से एक फॉर्म एग्जीक्यूट होगा. नाउ हाउ टू डिसाइड दिस? जब आप अपना कोड लिखते हैं, वहां पे मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को आपने कॉल किया है जिसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया है. अगर कंपाइलर ही, मतलब कंपाइल टाइम पे ही समझ आ जाए कि इन दोनों में से कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है व्हेन यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन f, तभी कंपाइलर बताएगा हाँ भाई इस केस में f1 एग्जीक्यूट होगा, जो फॉर्म 1 है वो एग्जीक्यूट होगा. तो दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल कोड तो लिख दिया, आपने कंपाइलर को दे दिया कोड. नाउ कंपाइलर इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि f1 एक फॉर्म एग्जीक्यूट होगा कि f2 एग्जीक्यूट होगा. क्लियर? तब क्या किया जाएगा? तब आपका रन टाइम पे व्हेन द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, रन टाइम पे पता चलेगा कि इन दो फॉर्म्स में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा, whether f1 form will be executed or f2 form will be executed. लेकिन ये दोनों पता कब चलेंगे? at the time of run time, that is during the execution of the program. तब उस polymorphism को, ये जो आपने polymorphism तब implement किया, that polymorphism is known as runtime polymorphism. तो अगर आपने जब कोड लिखा, कंपाइल पहले कंपाइल होगा, लेकिन कंपाइल करते करते ही कंपाइलर को समझ आ गया कि इन डिफरेंट फॉर्म्स में से कौन सा फॉर्म एग्जीक्यूट होगा व्हेन यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन, देन दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. लेकिन अगर कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा है, फिर कब समझ आएगा? वो अपना काम करके सीपीयू को देगा एग्जीक्यूट करने के लिए. तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन the CPU will come to know out of these two forms which form will get executed, then that polymorphism is known as runtime polymorphism. Is it clear? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझ आ गया? If anyone is having any question or any confusion, he or she can ask on chat or on mic. Okay, so people are saying it's clear. तो ये है हमारा concept of this polymorphism. अब ये जो polymorphism है, it is of two types. Compile time polymorphism, जहाँ पे compiler ही बता देता है कि different forms में कौन सा form execute किया जाएगा at a particular time. जबकि run time polymorphism में compiler is not able to decide which form of the function or the operator will get executed. वो run time पे ही पता चलेगा. Then that type of polymorphism is known as runtime polymorphism. And runtime polymorphism is implemented with the help of virtual functions plus inheritance. अब ये जो वर्चुअल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है, इसको तभी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग द इनहेरिटेंस. इसीलिए हम इस पोर्शन को फिलहाल हॉल्ट पे रख देंगे. दिस विल बी अकम्प्लिश्ड इन 4th यूनिट. फॉर नाउ वी विल बी ओनली डिस्कसिंग दिस, हाउ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड. Now this compile time polymorphism can be implemented, as we already concluded, either using functions or using operators. Clear? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जो यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ. दिस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो नोन एज ओवरलोडिंग, एंड द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो नोन एज ओवरराइडिंग. क्लियर? तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा नाम क्या है? ओवरलोडिंग. तो जहाँ पे भी आप देखेंगे लिखा हुआ ओवरलोडिंग, दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. जहाँ पे भी आप देखेंगे लिखे ओवरराइडिंग, दैट simply means runtime polymorphism. So overloading is the another name for compile time polymorphism, and overriding is the another name for runtime polymorphism. रन टाइम का किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल. बेटा वो एग्जांपल तब मैं दे सकता हूं जब मैं आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल जब फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग की एग्जांपल मैं बता दूंगा, तब मैं एग्जांपल दे सकता हूं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की. फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि ये रन टाइम पे पता चलेगा. मतलब कंपाइलर के पास ऐसा कोई वे नहीं है टू डिफरेंशिएट बिटवीन विच फॉर्म विल गेट एग्जीक्यूटेड. अब वो क्यों नहीं है, वो आपको तब पता चलेगा व्हेन वी विल स्टडी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि यहाँ पे हम ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से कंपाइलर को पता चलता है. और जब हम वो चीजें नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल बी दैट, देन दैट विल बी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो वो एग्जांपल तब आ जाएगी. इज इट क्लियर? सो फिलहाल के लिए
this polymorphism can be implemented either using compile time polymorphism, which is also known as overloading, or runtime polymorphism, which is also known as overriding. Now, compile time polymorphism can be implemented with the help of function overloading or operator overloading, whereas this runtime polymorphism or the overriding can be implemented using वर्चुअल फंक्शंस. तो फिलहाल हम इसको डिस्कस करेंगे. इसको डिस्कस करने से पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ फंक्शन ओवरलोडिंग विल बी इंप्लीमेंटेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? तो जैसा मैंने यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है, व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, देन दीज फंक्शंस आर सेड टू बी ओवरलोडेड. तो उसको कहेंगे हम फंक्शन ओवरलोडिंग. मतलब जैसा मैंने इससे पहले बताया था, मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, यू हैव अ फंक्शन f. ठीक है, इसका एक फॉर्म होगा, फॉर्म f1, फॉर्म f2 एंड फॉर्म f3. ठीक है, इसका मतलब एक वन फंक्शन मल्टीपल फॉर्म्स, सो इट्स पॉलीमॉर्फिज्म एंड वी आर यूजिंग डूइंग इट विद फंक्शंस, सो दिस इज फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म. अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्यों है? क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही पता चलता है कि इन तीन फॉर्म्स में से एग्जीक्यूट कौन सा होगा. कैसे पता चलेगा वो अभी देखेंगे हम. लेकिन यहाँ एक डेफिनेशन में हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो जाए, सर आपने यहाँ लिखा है देयर आर मल्टीपल फंक्शंस. मल्टीपल फंक्शंस का मतलब मल्टीपल फॉर्म्स. ठीक है, वो कैसे करेंगे वो हम अभी एग्जांपल में देखेंगे. तो अगर आपके पास जो ये मल्टीपल फॉर्म्स होगा, फॉर एग्जांपल फॉर्म f1 जो है, इसमें जो आपके पैरामीटर्स हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स, इधर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं आप, यूज कर रहे हैं आप, इसमें दो आर्ग्यूमेंट और इसमें तीन आर्ग्यूमेंट. तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे एंड यू विल पास टू आर्ग्यूमेंट्स, तो कंपाइलर को सीधे पता चलेगा भाई इसका दूसरा फॉर्म एग्जीक्यूट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगेन यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन f, बट यू आर पासिंग ओनली वन आर्ग्यूमेंट. तो कौन सा फॉर्म एग्जीक्यूट होगा? फॉर्म 1. ये कंपाइलर खुद बता सकता है. बात समझ आ रही है मेरी? मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ. आपके पास एक फंक्शन है, उसके तीन फॉर्म्स है. वो पहले फॉर्म में वो एक आर्गुमेंट लेता है, दूसरे फॉर्म में दो आर्गुमेंट, तीसरे फॉर्म में तीन आर्गुमेंट्स. नाउ व्हेन यू विल कॉल दिस फंक्शन, आप लिखेंगे f. अगर आप फिलहाल खाली f लिखेंगे, कंपाइलर विल नॉट बी एबल टू से either f form f1 और f2 और f3 will get executed. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन सब में कोई डिफरेंस है नहीं. लेकिन अगर आपने यहाँ फॉर एग्जांपल पास किया 5 मतलब एक ही आर्गुमेंट आप पास कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कंपाइलर देखेगा भाई फंक्शन f तो ये है, लेकिन इसके तीन फॉर्म्स है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट ले रहा है और यहाँ पास भी कर रहा हूँ मैं एक आर्गुमेंट, सो दिस फॉर्म विल गेट एग्जीक्यूटेड. नेक्स्ट टाइम आप फिर से फंक्शन f को कॉल कर रहे हैं, लेकिन सेम नेम, बट यू आर पासिंग थ्री आर्गुमेंट्स, फॉर एग्जांपल 1, 8, 6. सो यू हैव गॉट थ्री नंबर्स, फॉर एग्जांपल थ्री पैरामीटर्स. तो इस केस में फिर से कंपाइलर f के पास जाएगा, वो देखेगा अरे इसके तीन फॉर्म्स है और यहाँ पे तीन आर्गुमेंट्स, सो इट विल मैच द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, तो ये इसको इसके साथ मैप कर देगा. तो इसका मतलब कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही बता सकता है विच फॉर्म ऑफ द फंक्शन अमंग मल्टीपल फॉर्म्स विल गेट एग्जीक्यूटेड. उसको कहते हैं हम फंक्शन ओवरलोडिंग. और इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे उनमें चेंज इन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या चेंज इन टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, दोनों भी हो सकते हैं. मतलब जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, या तो उनके बीच में डिफरेंस क्या होगी, भाई ये एक आर्गुमेंट ले रहा है, ये दूसरा आर्गुमेंट, ये तीसरा आर्गुमेंट, या तो ऐसा हो सकता है, या तो आपका ऐसा हो सकता है. फॉर एग्जांपल दिस इज योर फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3. अब ये भी एक आर्गुमेंट ले रहा है, ये भी एक ही आर्गुमेंट ले रहा है और ये भी एक ही आर्गुमेंट ले रहा है. क्या हम फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता. लेकिन ये ले रहा है इंट, ये ले रहा है फ्लोट और ये ले रहा है कैरेक्टर. तो अगर यूजर जब इस फंक्शन को कॉल करेगा, फॉर एग्जांपल f फंक्शन जिसके ये तीन फॉर्म्स है, अगर उसने इंटीजर पास किया, कौन सा फॉर्म एग्जीक्यूट होगा? दिस फॉर्म 1 विल गेट एग्जीक्यूटेड. अगर उसने कैरेक्टर पास किया तो दिस फॉर्म विल गेट एग्जीक्यूटेड. सो कंपाइलर हैज अ वे or a method to differentiate when a particular function is being called which has got multiple forms, which form will get executed. तो इसको कहेंगे हम फंक्शन ओवरलोडिंग. और ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? जब हम डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं फंक्शन के, उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. इज इट क्लियर? ये समझ आ गया? ओके. so but there are certain rules which you need to remember. सबसे पहले in C++ following function declaration cannot be overloaded. आपको जिस भी फंक्शन को ओवरलोड करना होगा, क्या करना है आपको? जैसा प्रीवियस स्लाइड में मैंने बता दिया, नंबर ऑफ आर्गुमेंट शुड बी डिफरेंट या नंबर ऑफ टाइप ऑफ द आर्गुमेंट शुड बी डिफरेंट इन द मल्टीपल फॉर्म्स. तो किसी भी फंक्शन को आप कर सकते हैं, लेकिन C++ बोलता है भाई किसी को भी नहीं कर सकते. कुछ फंक्शंस ऐसी है जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल फंक्शन डिक्लेरेशन दैट डिफर ओनली इन द रिटर्न टाइप. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास दिस इज योर फंक्शन
इसका फॉर्म 1 ये है दूसरा फॉर्म, ठीक है। इसमें मान लो ये दिस इज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 1 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 1 है। टाइप जो है आर्ग्यूमेंट्स का वो यहाँ पे भी इंटीजर है और यहाँ पे भी इंटीजर है, ठीक है। लेकिन आपका इसका रिटर्न टाइप फॉर एग्जांपल इंट है और इसका रिटर्न टाइप फ्लोट है। फंक्शन में 3 चीजें होती है, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब नाम तो सेम ही होगा क्योंकि इस फॉर्म का भी नाम सेम होगा f और इस फॉर्म का भी नाम होगा सेम f, तो उसकी वजह से डिफरेंशिएट कंपाइलर नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाएगा आर्ग्यूमेंट्स पे, भाई यहाँ पे भी एक ही आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे भी एक ही आर्ग्यूमेंट, नो डिफरेंशिएशन। यहाँ पे भी एक ही मतलब ये जो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है, एक ही आर्ग्यूमेंट है, वो इंटीजर टाइप का, यहाँ पे भी एक ही, वो भी इंटीजर टाइप का, फिर से मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अगर मैंने लिख दिया f ऑफ 6 यानी कि इस फंक्शन को कॉल किया, मुझे बताओ क्या पहला फॉर्म एग्जीक्यूट होगा कि दूसरा फॉर्म? यू कैनॉट से, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंशिएशन। ये देखेगा भाई एक ही आर्गुमेंट है और इंटीजर टाइप का, यहाँ पे ये भी एक आर्गुमेंट इंटीजर, एक आर्गुमेंट इंटीजर, तो इन दो फॉर्म्स में से कौन सा एग्जीक्यूट करना है, तो कंपाइलर को समझ नहीं आएगा। तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन फॉर एग्जांपल जब आपने फंक्शन को डिफाइन किया, वहाँ पे आपने रिटर्न टाइप इसका इंट रख दिया और इसका फ्लोट रख दिया, लेकिन जब आप कॉल करेंगे, क्या आप इस कॉल से, कोई भी मुझे बताओ, जब आपने ये कॉल लिखा इस फंक्शन f को जिसके 2 फॉर्म्स हैं एंड बोथ द फॉर्म्स ओनली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न टाइप्स, क्या कंपाइलर पता कर सकता है कि इन दोनों में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा? नहीं। कंपाइलर सिर्फ 2 चीजों से पता कर सकता था, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वो तो हमने दोनों में सेम दे दिया, दोनों में सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो जब इसका मतलब जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ पासिंग दिस आर्ग्यूमेंट, देयर विल बी अ कंफ्यूजन। रिटर्न टाइप की वजह से वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। अगर आपके रिटर्न टाइप डिफरेंट होंगे तो उसकी वजह से आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। तो वही है इस पहले पॉइंट का मतलब कि जब आपके पास 2 फंक्शन डिक्लेरेशंस होंगी जिनका नाम भी सेम होगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी सेम होंगे, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी सेम होंगे, लेकिन रिटर्न टाइप डिफरेंट होंगे, तो उस केस में आप उसको पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग करने के लिए द रूल इज number of arguments should be different or the type of argument should be different or both should be different. Is it clear? तो ये पहला पॉइंट था। अनदर पॉइंट इज, अगर आपके पास एक फंक्शन है f, ठीक है, इसका एक फॉर्म जो है वो स्टैटिक है, स्टैटिक फंक्शन, दूसरा फॉर्म जो है वो एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, नॉर्मल मेंबर फंक्शन m। अगर ऐसा है तब भी आप इसको फंक्शन ओवरलोडिंग इस कॉन्सेप्ट में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मतलब आप स्टैटिक एक फंक्शन का एक फॉर्म स्टैटिक है, दूसरा फॉर्म नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, तो उस केस में आप इस फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते। दिस इज द अनदर पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज, भाई अगर आपका जो पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन फॉर्म, दिस इज सेकंड फॉर्म, एक फॉर्म में आप पॉइंटर मतलब एक ही पैरामीटर है फॉर एग्जांपल, और इसमें भी एक ही पैरामीटर है, और यहाँ पे आपने वो जो एक पैरामीटर है दैट इज अ पॉइंटर, और यहाँ पे आपका जो पैरामीटर है दैट इज एन एरे, तब भी आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सो दिस फंक्शन ओवरलोडिंग कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। इज इट क्लियर? तो अगर आपके 2 फॉर्म्स जो होंगे फंक्शन के, दे ओनली डिफरेंशिएट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वेयर वन टाइप इज पॉइंटर एंड अनदर टाइप इज एरे, तब भी वहां पे फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। क्या कोई बोल सकता है क्यों? कैन एनीवन टेल मी व्हाई? सर एरे तो इंटरनली पॉइंटर से काम करता है। हाँ, क्योंकि एरे जो होता है, जब मैंने आपको बताया था व्हेन वी पास एन एरे टू अ फंक्शन, एक्चुअली द बेस एड्रेस गेट्स पास, तो ये भी एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, तो कंपाइलर बोलेगा भाई यहाँ पे भी एड्रेस है, यहाँ पे भी एड्रेस है, तो डिफरेंशिएट ही नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर सेम, अब यहाँ पे तो टाइप भी हो गया सेम, तो ओवरलोडिंग कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। सो दिस इज द परफेक्ट रीजन। Clear? Third is parameter declaration differ only in the one of the function type and the other is a pointer to the same function are equivalent. For example, आपने एक फॉर्म जो है वहाँ पे आपने नॉर्मल पॉइंटर यूज किया है, और दूसरा फॉर्म जो फंक्शन का है वहाँ पे भी पॉइंटर है, बट दैट इज अ पॉइंटर टू सम फंक्शन, लेकिन दोनों पॉइंटर है, तब भी आप इस चीज को फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। Another is parameter declaration that differ only in the presence or absence of constant. मतलब आपका एक फॉर्म है, इसमें आपका जो पैरामीटर है, मान लो एक ही पैरामीटर है, यहाँ पे भी और दूसरे फॉर्म में भी एक ही पैरामीटर है, इसके आगे आपने कांस्टेंट लिख दिया, इसके आगे आपने एक कीवर्ड होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल लिख लिया,
उस केस में भी आपका जो कंपाइलर होगा वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, बिकॉज यू विल बी कॉलिंग दिस फंक्शन एंड पासिंग फॉर एग्जांपल एनी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 8। अब इसको कहाँ पता चलेगा भाई ये 8 जो है ये कांस्टेंट मुझे रखना है कि वोलेटाइल रखना है? तो कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. Similarly, another is the two parameter declaration that differ only in their default arguments. हमने default argument देखे थे जहाँ पे मैंने एक function लिखा था और मैंने ये भी बताया था कि हम function definition में ही जो ऊपर parameters होते हैं कुछ parameters के value पहले से initialize कर देते हैं. For example, int x, y, z is equal to 5. अब यहाँ मैं int नहीं लिख रहा हूँ. For example, this is your function f. ठीक है. और इस फंक्शन का ये पहला फॉर्म है जिसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर 3. दूसरे फॉर्म में यहाँ पे है x, y. ठीक है. गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, आपके पास ये फंक्शन है f and it has got two forms. This is form 1 and this is form 2. पहले फॉर्म में कितने आर्गुमेंट्स है? 3, x, y and z. दूसरे फॉर्म में कितने आर्गुमेंट्स है? 1 और 2. कैन ओवरलोडिंग बी इम्प्लीमेंटेड? फिलहाल जो हमने रूल पढ़ा भाई नंबर ऑफ आर्गुमेंट शुड बी डिफरेंट. हाँ, यहाँ तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट है तो ओवरलोडिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड. लेकिन यहाँ पे ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि एक में आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज कर रहे हो, बिकॉज z इज इक्वल टू 5 इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट. कैसे? फॉर एग्जांपल जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे एंड यू विल राइट, फॉर एग्जांपल एक बार जब इसको कॉल करोगे यू विल राइट 1, 2, 5 या 6 लिख दो कंफ्यूजन हटाने के लिए. दूसरी जगह आप कॉल करोगे फिर से f को एंड यू विल राइट 8, 6. ठीक है. अब मुझे बताओ पहली इस केस में which form will get executed, first or second? here number of arguments are 3 और यहाँ पे भी 3 है तो ये वाला फॉर्म एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो कंपाइलर डायरेक्टली ये बता देगा, कोई टेंशन नहीं है. किसी को क्वेश्चन था? ओके. अब आ जाते हैं दूसरे केस में. जब व्हेन इट इज पासिंग टू आर्गुमेंट्स 8 and 9, तो इसके हिसाब से ये वाला फंक्शन तो कॉल होगा ही होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट है. यहाँ पे x में आ जाएगा 8, y में आ जाएगा 6 और z में डिफॉल्ट लेगा 5. तो इस केस में देयर इज अ कंफ्यूजन जो कंपाइलर क्लियर नहीं कर सकता. कंपाइलर बताएगा भाई इस केस में ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा. तो दिस इज नॉट फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग बताता है जहाँ पे आपके फंक्शन के डिफरेंट फॉर्म्स तो होंगे, लेकिन एट अ टाइम एट पर्टिकुलर पॉइंट जब आप उसको कॉल करोगे डिफरेंट फॉर्म्स में से एक ही फॉर्म एग्जीक्यूट होगा. अगर बहुत सारे फॉर्म्स एग्जीक्यूट होंगे तो सीपीयू विल गेट कंफ्यूज, भाई इनमें से कौन सा एग्जीक्यूट करना है. तो सीपीयू को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कंपाइलर खुद बाइंड करना चाहिए भाई इसके, जिस तरह इसके साथ ये वाला बाइंड हो गया इसी तरह इसके साथ दोनों में से एक बाइंड होना चाहिए. लेकिन ये तो दोनों के साथ बाइंड कर रहा है. करेगा दोनों के साथ कि नहीं? बिकॉज वी आर पासिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स. वो ये भी लेगा और ये भी लेगा क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है. तीसरे में z इज इक्वल टू 5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सो अगेन दिस विल क्रिएट ए प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. तो यहाँ पे जो दो फॉर्म्स है दे ओनली डिफर बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. तो इस केस में भी आप फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. ये समझ आ गया? तो सॉरी. सो आज के लेक्चर में वही डिस्कस व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, what is how is polymorphism implemented in the real world, then how can we relate the real world concept of polymorphism with the programming world. So we concluded that it can be implemented either using functions or using operators. Then we discussed what are the different ways of implementing the polymorphism, that is runtime polymorphism and compile time polymorphism. Runtime, we have altered that process. We will be doing that when we will be discussing inheritance, but compile time polymorphism can be implemented. And one more thing, compile time polymorphism is also known as overloading and runtime polymorphism is known as overwriting. Now overloading can be implemented either using function overloading or operator overloading, and today we have discussed function overloading, where one function has got multiple forms and all those multiple forms differ on the basis of number of arguments or type of arguments or both. अगर ऐसा हुआ then we are able to implement function overloading, and there were certain rules where we cannot implement the function overloading. These rules were here. Now in tomorrow's lecture we will be doing example. कल हम example से start करेंगे, तब आपको और ज़्यादा clear हो जाएगा कि ये function overloading कैसे implement किया जाता है, कैसे compiler को समझ आ जाता है. How वैसे आज तो हमने conceptual wise तो देख लिया, अब programming के हिसाब से भी कल हम example